Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमारे इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके अंतर्गत आज हम जो भी करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं उसमें हमारे सभी करंट अफेयर्स नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता के खंड से संबंधित होंगे। तो देखिए, जो हमारे सामने पहली न्यूज़ है यहाँ पर वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। 2022 में भारत का इसमें 40वां स्थान आया हुआ है और 2021 में 46वां स्थान था। इसने यानी कि भारत ने इस इंडेक्स में अच्छी खासी प्रगति की हुई है और साथियों पिछले 5 वर्षों से भारत ने इसमें लगातार प्रगति की है, इसलिए इंडेक्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये इंडेक्स जारी करने के लिए जो भी आधार बनाए जाते हैं, जो भी बेस चयन किए जाते हैं, उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है नवाचार इनपुट उप सूचकांक, तो उसके अंतर्गत संस्थान में राजनीतिक माहौल कैसा है, इंस्टीट्यूशन में विनियामकीय माहौल कैसा है, व्यापारिक माहौल कैसा है, इसी तरीके से मानव पूंजी और संसाधन, अवसंरचना, बाजार तंत्र, व्यापार तंत्र, ये हो गए हमारे इनपुट सेगमेंट के जो क्राइटेरिया हैं। फिर हम नवाचार आउटपुट साइड के जो क्राइटेरिया है, इसमें क्या है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट में क्या हो रहा है कि नॉलेज के क्रिएटिविटी में क्या स्कोप आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है, उसका प्रसार कितना हो पा रहा है और क्रिएटिव आउटपुट कितना दिख रहा है। ये दोनों चीज़ों को आधार बनाया जाता है और उसमें हमने देख लिया कि 5 हमारे सूचकांक, 5 जो है उप सूचकांक है, इसको आधार बना के इसको जारी किया जाता है। अब अगर हम इस इंडेक्स की बात करें साथियों, तो इसको 2007 में स्टार्ट किया गया था और प्रतिवर्ष क्या है, राष्ट्रों ने नवाचार के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस करी है उसको ये इंडेक्स मापता है। वर्तमान में क्या है, जो WIPO है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग अपने पार्टनर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इसको जारी करता है। हालांकि जो WIPO है वो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। फिर ये इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी 2022 की जो थीम थी वो थी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है, ये चीज़ थी। फिर परिणामों के आधार पे हम देखें तो देखी जाती है कि 132 देशों में इसको 132 देशों में परफॉर्मेंस आंकी जाती है और इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स के माध्यम से इसको मापा जाता है। तो ये हम देख चुके हैं। अगर शीर्ष 5 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे में USA, फिर स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड का नंबर आ जाता है। भारत की बात करें तो देखिए, भारत वर्तमान में अब जो 2022 का इंडेक्स है उसमें 40वें स्थान पर आ गया है। 2015 से भारत की रैंकिंग में 41 स्थानों का सुधार हुआ है, इसलिए इंडेक्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अंदर के सब इंडेक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मात्रा के आधार पर उद्यम पूंजी है, वेंचर कैपिटल वाला सेगमेंट है, उसमें हमारी 6वीं रैंक है वर्ल्ड में। फिर स्टार्टअप्स और स्केल अप करने के लिए वित्त के मामले में हमारी 8वीं रैंक है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक के मामले में हमारी 11वीं रैंक है। श्रम उत्पादकता में वृद्धि के मामले में हमारी 12वीं रैंक है। इसी तरह घरेलू उद्योग के विविधीकरण के मामले में हमारी 14वीं रैंक है। और साथियों, इसके अलावा बेंगलुरु है, दिल्ली है भारत में, मुंबई है और चेन्नई दुनिया के सबसे बड़े 100 शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में शामिल है। यानी कि हमारी ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये दुनिया की जो टॉप 100 ग्लोबल स्टार्टअप्स की हब वाली जो सिटी है उसमें शामिल है। फिर अगर हम WIPO की बात करें तो देखिए, ये UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि 1967 में जिसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्यता की अगर बात करें हम तो वर्तमान में इसके 193 मेंबर हैं और भारत भी इसका एक मेंबर है। इसकी भूमिका की अगर हम बात करें WIPO की तो ये बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित संधियां हैं उनका क्रियान्वयन देखती है और जो भी एग्रीमेंट है, अगर हम उनकी यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट तो समझौतों की बात करें, देखिए अक्सर ये समझौते किससे संबंधित हैं ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसलिए इसको जरूर थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक समझौता है द नीस एग्रीमेंट जो कि 1957 में हुआ था। इसका वर्गीकरण नीस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किया जाता है और ये जो ट्रेडमार्क है और सर्विस मार्क, सेवा चिन्ह इत्यादि के पंजीकरण से संबंधित है। फिर लोकार्नो समझौता जो है 1968 में जो हुआ था वो लोकार्नो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है और औद्योगिक जो डिज़ाइन होती है उससे ये डील करता है। फिर स्ट्रासबर्ग जो समझौता है जो कि 1971 में हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण से संबंधित है और प्रौद्योगिकी अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल पर आधारित है। फिर वीना समझौता 1973 जो है, जो वीना वर्गीकरण के अंतर्गत क्लासीफाई किया जाता है, इसके अंतर्गत उन चिन्हों के लिए एक वर्गीकरण वीना वर्गीकरण का प्रावधान करता है जिनमें आलंकारिक तत्व शामिल होते हैं, जिनमें कुछ विशेषता होती है। तो ये इंडेक्स, ये जो समझौते हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर साथियों, इसी की तर्ज पे भारत में जो नीति आयोग है
नीति आयोग इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने भारत में नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है। यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इनके माध्यम से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। इसको जो है मापने के लिए इसको भी दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। कुछ इनेबलर जो है सक्षम बनाने वाले स्तंभ जैसे कि मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान आधारित कर्मी, व्यावसायिक परिवेश और सुरक्षा एवं कानून परिवेश। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है उसमें ज्ञान आधारित आउटपुट देखा जाता है और ज्ञान का प्रसार देखा जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट इसमें वही क्राइटेरिया है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के राज्य डिवाइड किए जाते हैं। तो जो प्रमुख राज्य है सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले, वो बड़े राज्यों में कर्नाटक है, फिर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश और सिटी स्टेट में चंडीगढ़। फिर साथियों क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, जो भी लॉज वगैरह हैं, उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने भारत में आईपीआर व्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी करी है। अगर हम आईपीआर की बात करें, अब ये रिपोर्ट किसने जारी करी है ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईपीआर को लेके क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या हमारे यहाँ पे लॉज और नियम वगैरह हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आईपीआर की बात करें तो ये देखिए, किसी व्यक्ति की एक प्रकार से बौद्धिक रचनाओं के एवज में उनको आईपीआर राइट्स दिए जाते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई निजी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे कि कोई कंपनी ने अगर कोई नई वायरस वगैरह के लिए कोई वैक्सीन बनाई है तो उसके लिए जो है राइट्स दिए सकते हैं, आईपीआर राइट्स दिए सकते हैं, और कुछ सालों तक उसी के पास ये अधिकार होगा कि वही कंपनी उसको दवा को बना के बेच सकती है, या वो उसको कोई और कंपनी बेचती है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से कॉपीराइट है, भौगोलिक संकेतक जिसको हम जीआई टैग के तौर पर जानते हैं, पेटेंट है, ट्रेडमार्क इत्यादि के तौर पर भी ये भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इंसान की बौद्धिक जो चीज़ होती है कोई विशिष्ट चीज़ों के लिए। फिर एक एग्रीमेंट है, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछा है। मैंने भी आप लोगों को बताया था जब हम डब्ल्यूटीओ वाला आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो वो था ट्रिप्स से संबंधित, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए जो डब्ल्यूटीओ के अंदर ये एग्रीमेंट है ये आईपीआर के मामलों को डील करता है, और ये जो ट्रिप्स है वो पेरिस कन्वेंशन और वन कन्वेंशन के साथ तालमेल बिठाए हुए है। जो पेरिस कन्वेंशन है वो औद्योगिक संपत्ति है जैसे कि पैटेंट है, औद्योगिक डिजाइन इत्यादि, उनसे डील करता है, और जो वन कन्वेंशन है वो साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियां हैं जैसे कि कोई सॉन्ग्स वगैरह है, मूवीज़ वगैरह है, तो उनके कॉपीराइट से संबंधित डील करता है। तो इन दोनों के साथ तालमेल बिठाने का काम एक प्रकार से ट्रिप्स करता है, जो कि ट्रिप्स अपने आप में डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है। फिर हम यहाँ पर ट्रिप्स की बात करें, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो 1986 और 94 के दौरान और आगे दौर में इस पर बातचीत आरंभ स्टार्ट हुई थी डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म के अंदर। फिर इसमें क्या है, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में पहली बार इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी नियम है उनको शामिल किया गया। इसके माध्यम से फिर ये नियम जो है डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के द्वारा पालन किए जाने वाले संरक्षण के न्यूनतम मानक प्रदान करते हैं कि भाई डब्ल्यूटीओ के जो देश हैं वो एक दूसरे के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि का जो है वायोलेशन नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। फिर डब्ल्यूटीओ के 164 जो सदस्य हैं देशों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त कर दी गई है, और 2001 में डब्ल्यूटीओ के दोहा घोषणा पत्र जो है उसके तहत इसको अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति प्रदान की गई इसके अकॉर्डिंग। तो ये जानकारी थी दोस्तों। इसके बाद क्या है कि भारत में क्या मैकेनिज्म है, भारत में अलग अलग जो पेटेंट है, ट्रेडमार्क वगैरह है, उनसे डील करने के लिए अलग अलग कानून है, और उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रशासित करने के लिए कोई बॉडी है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो पेटेंट है उनको भारतीय पेटेंट अधिनियम जो कि 1970 में बनाया गया और 2005 में संशोधित किया गया उसके अंडर में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो डिज़ाइन वाली चीज़ें वो डिज़ाइन अधिनियम 2000 के दायरे में आती हैं। ट्रेडमार्क जो है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के दायरे में आते हैं, और ये जो तीनों अधिनियम है इनके लिए जो प्रशासनिक ढांचा है वो पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक यानी कि CGPDTM इनको देखता है। और ये जो CGPDTM है ये किसके अंदर में आता है, तो जो हम बार बार बात करते हैं DPIIT यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है उसके कंट्रोल में ये जो है ये बॉडी आ जाती है। फिर साथियों ऊपर एक और जानकारी थी कि जो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कुछ समय पहले या जो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक आता उसके अकॉर्डिंग भारत को 55 देशों में से 43वें स्थान पर रखा गया है। अब देखिए US का ये कहना रहता है
कि हमारे देश में और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, जो आईपी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसका सम्मान नहीं किया सकता। उसी को आधार बनाने के इन्होंने 55 देशों में से 43वें पर हमको रखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से अपने एजेंडे को या अपने सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो जारी करते हैं और अपने फायदे के लिए। फिर यहाँ पे आगे बढ़ें तो जो कॉपीराइट होते हैं वो कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत आते हैं और ये रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है, प्रशासित किया जाता है। फिर जैव विविधता से संबंधित कोई चीज़ है, पेड़ वगैरह कुछ बनाए जाने या बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ इन्वेंशन वगैरह होती है, तो वो जैव विविधता अधिनियम 2002 के दायरे में आ जाती है और इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का नियंत्रण है। इसी तरीके से जो जीआई टैग होते हैं वो वस्तुओं का भौगोलिक पंजीकरण, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के दायरे में आते हैं और जीआईआर रजिस्ट्री के अंतर्गत शामिल होते हैं, प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर हम कुछ और बात करें, जैसे कि ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, वो जो है सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000 के दायरे में आते हैं। और जो पौधों की किस्में और किसान से संबंधित जो पैटेंट्स या कॉपीराइट्स या जो भी इश्यूज हैं वो पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के दायरे में आते हैं और ये कृषि विभाग यानी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पर जो ऊपर वाला है ये सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। फिर हाल ही में एक मिशन स्टार्ट किया गया है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो दोस्तों ये जो मिशन है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और ये उसका एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसके माध्यम से क्या है कि जो आईपीआर राइट्स वगैरह हैं, पेटेंट संबंधी, उसके मामले में जागरूकता प्रदान करना है और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि हमारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयर हों। हाल ही में क्या है 1 मिलियन छात्रों ने आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भी इसके अंतर्गत प्राप्त कर लिया है, यानी कि एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि जागरूकता के लिए स्टार्ट किया गया है इस सेक्टर में। फिर इसका जो क्रियान्वयन है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय यानी कि CGPDTM जो है उसके बौद्धिक संपदा कार्यालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो भाई वही उद्देश्य है कि 1 मिलियन विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों से संबंधित जागरूकता प्रदान करना है। कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना है, जो हमने ऊपर बात करी। फिर इसके बाद से देखिए जो भी काम किया जा रहा है वो मतलब इसका उद्देश्य जो है वो चीज़ क्लियर हो गई है। और इनोवेशन और भी जिन संस्थानों से माध्यम से हो सकता है, जैसे कि अटल इनोवेशन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, AICTE है, फिर UGC है, उसके माध्यम से भी क्या है इसके संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जागरूकता जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर आगे अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक आर्टिकल है। तो अगर हम भारत में कौशल स्किल की स्थिति पर अगर हम बात करें तो देखिए भारत का जो रोजगार योग कारबल है टोटल वो 46.2% से बढ़कर 50.3% हो गया है। यानी कि जितने लोग रोजगार करना चाह रहे हैं उसमें 50.3% ऐसे हैं जो रोजगार करने योग्य है। फिर वहाँ पर और महिलाओं के केस में अगर हम बात करें तो ये 52.8% महिला कारबल जो है वो रोजगार के योग्य है, जो रोजगार योग्य पुरुषों से 47.2% से अधिक है। मतलब जो पुरुषों का प्रतिशत है उससे काफ़ी अधिक है। फिर साथियों जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूशन है जो स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं उसमें 3 हम मेन जो बॉडी हैं, एक है NSDA यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, एक है NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और सेक्टर स्किल्स काउंसिल हैं बहुत सारी। तो ये इसके अंतर्गत जो है ये अथॉरिटी हैं जो इंडिया में स्किल्स को बढ़ावा देती हैं। फिर एक पॉलिसी है हमारे पास राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 में जो आई थी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम हैं और जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा। अगर हम यहाँ पर कुछ योजनाओं की बात करें तो देखिए भारत में स्किल को बढ़ावा देने के लिए तो साथियों जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री युवा योजना शामिल है। इसके अंतर्गत देखिए जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत एक स्कीम है प्रोजेक्ट ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है और इसके ऊपर UPSC ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक मांग के अनुसार कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के द्वारा एक इंटरनेशनल
एनएसडीसी इंटरनेशनल के द्वारा वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का विकास किया गया है। फिर विश्व आर्थिक मंच ने 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए फंडिंग ऑफ रीस्किल रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव नामक एक पहल स्टार्ट करी है। तो ये किसकी पहल है? फंडिंग ऑफ रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पहल है। फिर क्या है? उभरती हुई और भविष्य की प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए और फिर से कौशल उनको सिखाने के लिए और कौशल और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कौशल है, स्किल्स है, उसको बेटर करने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए जो शिक्षा मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय है और संबद्ध जो कौशल विकास संबंध से कौशल विकास मंत्रालय संबंध एनएसडीसी है, वो कौशल भारत कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन एआईसीटी और 100 से अधिक प्रौद्योगिकी जो कॉरपोरेट और विनिर्माण फर्मों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, इस मिशन के लिए। इसके बाद इस कार्यक्रम के लिए फिर क्या है? ये प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा भारत में भारत स्किल्स फोरम के माध्यम से आईटीआई के प्रशिक्षकों उद्योगों के लिए एक डिजिटल ज्ञान साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया है। फिर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो एनएसडीसी है, उसके द्वारा क्या है? जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, एमआईटी आदि है, को शामिल करके भारत का जो स्किल इंडिया मिशन है, उसके तहत वैश्विक जो स्किल के लिए जो सहयोग हो सकता है वो स्थापित किया गया है। फिर साथियों, स्किल इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 है जो, ये वही वॉक्स द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा एआईसीटी और भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य के साथ साझेदारी में जारी की गई है। ये कोई वही बॉक्स हो सकता है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह हो सकता है, एनजीओ वगैरह हो सकता है, या कोई भी संस्थान होगा। आपको बस याद रखना है, ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है जैसे एआईसीटी है और सीआईआई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, और भी अन्य साझों के द्वारा इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की है। अब देखिए, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना होता है कि भाई या तो उसमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई हो, या तो वो किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ने जारी की गई हो, या जो विषय हाईलाइट किया गया वो मुद्दा इंपॉर्टेंट हो, फिर वो हमारे लिए वो रिपोर्ट काम की हो जाती है। अब हम आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पर देखिए, हम पहले भी जो हमारा मंथली वीडियो वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था कि जो निर्माण श्रमिक हैं उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए निपुण स्कीम स्टार्ट करी गई है। तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की स्कीम है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आप अगर वो पहले के 2 वीडियो देख लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। फिर देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में, जो स्टार्टअप कल्चर है, वो देखिए अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये जानना जरूर हो जाता है कि स्टार्टअप क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कंपनी को स्टार्टअप का दर्जा पाने के लिए, और प्रेजेंट में इंडिया की क्या सिनेरियो है इसके मामले में। तो देखिए, अगर कोई भी स्टार्टअप के तौर पे अगर कोई कंपनी है या कोई भी व्यवसाय स्टार्ट हुआ है, अगर उसको स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर करना है तो उसको निम्नलिखित मानदंड जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। और ये इसलिए क्लासीफाई किया जा सकता है कि अगर आप फिर स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह जो है, इंसेंटिव्स वगैरह भी गवर्नमेंट से मिल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी जो भी आपने स्टार्टअप बनाया तो वो जो कंपनी के तौर पर लिस्टेड किया गया है वो 10 वर्ष से पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो कम से कम पिछले 10 वर्षों से ही संचालित हो रहा हो, ऐसा होना चाहिए। उसके पहले का होगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। फिर कंपनी का प्रकार है, जो भी आपने स्टार्टअप अगर कोई स्टार्ट किया है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, या एक जो है जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसके तौर पर, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर के तौर पर एक है वो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जो हम स्टार्टअप के तौर पर मान्यता देंगे। फिर उसका जो वार्षिक कारोबार है, तो जब से वो कारोबार स्टार्ट हुआ है तो किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बड़ी कंपनी के तौर पर क्लासीफाई हो जाएगी। फिर जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मूल्य इकाई है, पहले से कोई बिजनेस चल रहा, तो ऐसा नहीं कि आपने उसको डिवाइड कर दिया और उसको स्टार्टअप का फायदा लेने के लिए आपने उसकी 2 फर्म बना दी या डिवीजन करके ऐसा कुछ कर दिया, तो वो कंसीडर नहीं होगा। फिर जो भी आपका आइडिया है वो इनोवेटिव होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए, कि भाई वर्तमान में जो भी आपने उत्पाद वगैरह बनाया है, प्रक्रिया, प्रोसेस, सेवा, जो भी कुछ आपने डेवलप किया है वो उसमें थोड़ा इनोवेशन होनी चाहिए, पारंपरिक तरीके के ढंग का ना हो बिल्कुल। और दूसरा क्या है, उसमें संपत्ति सृजन, रोजगार सृजन की क्षमता होनी चाहिए, या वो उसको बड़ा किया सके, स्केलेबल होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होते हैं किसी भी अगर उद्यम है उसको स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर करने के लिए। फिर देखिए, भारत में जो 100 यूनिकॉर्न है उनकी कुल संपत्ति 25 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई, इसलिए स्टार्टअप का मुद्दा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनिकॉर्न जो शब्द है वो एक प्रकार से ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूशन $1 बिलियन है, ज़्यादा है, उनको कंसीडर किया जाता है। $1 बिलियन या उससे ज़्यादा वाली वैल्यू जो है स्टार्टअप, वो यूनिकॉर्न कही जाते हैं। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में साथियों यूएस और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है,
नंबर के मामले में जितने स्टार्टअप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, यानी कि फिर भी हम जो हैं अभी यूएस और चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे हैं। हालांकि हम अभी तीसरे नंबर पर जरूर पहुँच गए हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में काफ़ी अभी पीछे हैं। अब तो हमको मतलब और बेहतर काम करने की इसमें ज़रूरत है और युवाओं को इसमें आगे आने की ज़रूरत है, ताकि हम और आगे इसमें प्रगति करें। फिर स्टार्टअप जो है वो किसी उत्पाद या सेवा पर आधारित जो केंद्रित कंपनियां या उपक्रम है, और इसके जो संस्थापक होते हैं वो इसी केंद्रित उत्पाद या सेवा को बाजार में लाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें, ओयो का देख लें, फिजिक्स वाला है, या आप जो फूड टेक में हैं, स्विगी है, जोमेटो है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, कार देखो है, बहुत सारे स्टार्टअप हैं। एक नए तरीके से काम करने का वो मॉडल लेके आते हैं और काम कर रहे होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनियां ऐसी होती हैं जो स्टार्टअप जो भी तौर होते हैं कि भाई इनके पास क्या है, इनने काम तो स्टार्ट कर लिया, इनके पास आइडिया है, लेकिन इनके पास प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल नहीं होता है, या इसको कैसे बहुत ही बड़े लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करना है वो इनके पास नहीं होता है। मान के चलिए कोई पर्सन है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि भाई वो बहुत अच्छे चलो समोसे बनाता है, या वो बहुत अच्छे जो है कोई ऐसे पापड़ वगैरह कुछ बनाता है, कोई महिला है वो है। अब उसके पास क्या है कि वो महिला है या वो कोई व्यक्ति है, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो जो भी पर्सन आता है उनके पास वो प्रोडक्ट लेने के लिए वो हो जाता है। अब वो चाहते हैं कि उसको कैसे बड़े लेवल पे लेके जाया जाए, क्योंकि उनके पास ये आइडिया नहीं है कि भाई इसको फंडिंग कैसी आएगी, कैसे हम उसकी सप्लाई चेन मैनेज करेंगे, कैसे ब्रांडिंग वगैरह करेंगे, कैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये स्टार्टअप इस लेवल में होते हैं। तो यहाँ के बाद फिर क्या है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या क्राउड फंडिंग होते हैं, ये ऋण के माध्यम से स्टार्टअप जो है स्टार्टिंग में शुरू होते हैं। फिर सरकार की और भी स्कीमें हैं, सीड फंडिंग वगैरह की, तो कुछ पैसा वहाँ से मिल जाता है, क्योंकि आपका जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर स्केलेबल करने के लिए आपको लगातार जो है फंडिंग के ऊपर फंडिंग मिलती जाती है और आप काम करते जाते हैं। फिर स्टार्टअप के लिए जो मानदंड DPIIT ने निर्धारित किए हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, उसके अंतर्गत ये जो विभाग आ जाता है वो हमने ऊपर पहले ही बता दिए। फिर कुछ पहल हैं जो स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया पहल है। फिर उत्पाद इन नवोन्मेष विकास समृद्धि कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MIT है, उसके तहत स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम समृद्धि की स्टार्ट किया गया है। फिर साथियों एक फंड्स बनाया गया है स्टार्टअप्स के लिए। ये स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप जो भारतीय स्टार्टअप प्रणाली के लिए घरेलू पूंजी जुटाने पर केंद्रित है। एक प्रकार से जो लोकल हमारे इंडिया से पूंजी जुटाई जाए और स्टार्टअप्स को मदद करी जाए। तो इसमें क्या है, जो सेबी है, सेबी में पंजीकृत जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो भी एक प्रकार के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आ जाते हैं। तो को FFS के तहत सहायता प्रदान की जाती है, के तहत जो है FFS को सहायता प्रदान की जाती है इन फंड्स के माध्यम से, और बदले में ये स्टार्टअप में निवेश करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI है, जो वो FFS की एक प्रकार से कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये फंड्स फॉर स्टार्टअप FFS, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आने की संभावना है। फिर उत्कृष्ट स्टार्टअप के लिए क्या है, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम और बेटर हो, सरकार ने स्टार्टअप पुरस्कार स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम भी जो है 2021 में शुरू की गई थी, और इसके तहत जो इनक्यूबेटर्स के माध्यम से DPIIT के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए ये इनक्यूबेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनके निगरानी में कोई, जैसे कि कोई अंडा होता है तो मुर्गी अपने अंडे को इनक्यूबेट करती है, इस तरीके से कोई जो स्टार्टअप के लिए जो भी मार्गदर्शक होते हैं, मेंटर होते हैं, तो उनको इनक्यूबेटर की संज्ञा दी जाती है और वो हेल्प करते हैं स्टार्टअप इस तरीके से। फिर कुछ और जानकारी की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है, राज्यों को स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर रैंकिंग प्रदान करी जाती है, और ये जो रैंकिंग प्रदान की जाती है वो 24 राज्यों 7 केंद्रशासित प्रदेशों को 7 व्यापक सुधारों और उनके प्रदर्शन के आधार पर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि संस्थागत समर्थन है, नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, वित्त पोषण सहायता, मेंटरशिप समर्थन इत्यादि प्रदान किया जाता है। फिर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो AIF होते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, वो एक प्रकार के ट्रस्टी या एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट निकाय या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर निजी रूप से जुटाए गए निवेश कोष हैं, और ये निवेश भारतीय विदेशी किसी भी स्रोत से जुटाए जा सकते हैं, और इसी के लिए फंड्स ऑफ फंड्स में पैसे देने का प्रोविज़न किया गया था। फिर फैमिली ट्रस्ट, कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट को AIF में शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में है।
देखिए अक्सर क्या होता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो सेंटर वाले हों या स्टेट वाले हों, ये बहुत सारी खरीदी करते हैं और बड़े बड़े टेंडर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदनी होती है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी को कुछ नए ट्रैक्टर्स परचेस करने हैं, कुछ भी है, तो बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे आइटम भी परचेस किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो भी सरकारी खरीदी होती है उसमें पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए सरकार ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसको जो है इसको जो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है कि तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विकसित किया हुआ है। और जो नेशनल ई गवर्नमेंट NEGD जो है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और सूचना प्रौद्योगिकी, उस मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि MeitY के अंतर में आता है। यानी कि जो ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है MeitY के अधीन आ जाता है। इसमें क्या है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, संगठन हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सहकारी संगठन वगैरह हैं, उन सभी को आवश्यक जो सामान उपयोग की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी ऑनलाइन खरीदी में सुविधाजनक प्रदान करता है। निजी खरीदार जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खरीदी नहीं कर सकते। हालांकि वो अगर अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। फिर सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के आदेश के अनुसार सभी मंत्रालय या विभाग जो हैं वो GEM पर उपलब्ध सभी वस्तुओं सेवाओं की GEM पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करेंगे। सरकार ने ऐसा निर्धारित कर दिया है। फिर ये जो GEM है, इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा प्रबंधन किया जाता है और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसका 100% जो है वो सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है और ये कंपनी अधिनियम के तहत जो है रजिस्टर्ड करी गई है, धारा 8 के तहत। फिर हम अगर आगे बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा GEM के माध्यम से खरीदारी को जो है वित्त मंत्रालय ने ऑथोराइज कर दिया है और मैंडेटरी बना दिया है। फिर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हालांकि इसका दूसरा वाला पार्ट है और हमको जो हमारी टाइम लिमिट है, जब तक हमको ये सीरीज़ फिनिश करनी है, हमारे 4 मेजर सेगमेंट की, एनवायरनमेंट की, इकोनॉमी की, IR और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ज़रूर इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। तो आप उससे निश्चिंत रहिएगा। आपका काम यह है कि डेली का जो वीडियो आप उसको प्रॉपर देखिए, ज़रूरत पड़ती है 2-3 बार देखिए और उसको कंप्लीट करिए और अच्छे से कवर कीजिए। फिर यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन वगैरह मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं और अपने आंसर वगैरह नीचे आंसर दे सकते हैं, आप वहाँ पर पूछ भी सकते हैं कोई डाउट है। और अगर आपको अभी क्या है कि देखिए साथियों, एक बात और, अब क्या है UPSC एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया, तो ये दौर होता है एक प्रकार से अराजकता और असमंजस वाला माहौल। आप पढ़ रहे हैं लेकिन चीज़ों टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ों कर नहीं पा रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है या बहुत सारा प्रेशर है, कुछ भी ऐसी वजह। इसकी वजह से जो क्या है, जो अराजकता और असमंजस के माहौल में जो व्यक्ति पेशेंस रख के लगा रहता है वही विजयी हो पाता है। तो आपको जो है यहाँ वहाँ की चीज़ों में परेशान ना होकर एक प्रॉपर टाइम बनाकर आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते जाना है, प्रॉपर टेस्ट देना है, प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट दिया और फिर उसको खड्डे में रख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे गूगल फॉर्म फिल करके मेरे से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।